हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग लेकर के आए हैं इतिहास का यह दूसरा सेट है मैराथन का। इससे पहले हमने एक भूगोल और एक इतिहास का मैराथन सेट अपलोड किया है। आज ये भूगोल इतिहास का दूसरा सेट है। तो आइए हम लोग एक एक करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया। दूसरा कथन है कि एम.एन. लोखंडे ब्रिटिश सरकार में मजदूर आंदोलन संगठित करने के लिए अग्रिम थे। उनमें से कौन सा जो है कूट सही है? ए केवल 1, केवल 2, दोनों, या न तो एक ना ही दो। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दूसरा जो कथन है कि एन.एम. लोखंडे जो है वो ब्रिटिश सरकार में मजदूर आंदोलन को संगठित करने के लिए अग्रिम थे, सही है। फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 ईस्वी में पारित किया गया, यह भी सही है। उस वक्त लॉर्ड रिपन का यहाँ शासनकाल था। लेकिन आगे की जो बात है कि कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया, यह कथन सही नहीं है। अर्थात हम लोग केवल जो सही उत्तर के रूप में देखेंगे वो ऑप्शन नंबर बी होगा, न कि ए और बी दोनों होगा। क्योंकि पहला जो है वो 1881 तक सही है कि पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881 में पारित हुआ, लेकिन वो मजदूरों की मजदूरी नियत करने के लिए ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? भारत में जो स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कैनिंग को, या लॉर्ड कर्जन को, या फिर लॉर्ड रिपन को। तो दूसरा नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब के रूप में आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है कि लॉर्ड रिपन को जो है ये भारतीय स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। 1880 से लेकर के 84 के बीच इनका शासन रहा है। और ये पहले ऐसे वायसराय रहे हैं जिनको इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि इनका जो कार्य था वो भारतीय के उद्धारक के रूप में ये जाने जाते हैं। पहला कारखाना अधिनियम इन्हीं के ये में पारित हुआ था। उसके बाद इन्होंने ही जो है ये जो सिविल सेवा परीक्षा की उम्र घटा दी गई थी उसे 21 वर्ष तक किया था फिर से। तो इस प्रकार इनका कार्यकाल जो है ये भारतीय स्वायत्त शासन के लिए जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इससे बेहतर तैयारी कर सके। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा है कि पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया, और नीचे दिए गए कूट में से सबसे सही कूट हमको मिलाना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वह 1 और 2 दोनों है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था और बंगाल को 2 हिस्सों में 1905 में उसने विभाजित भी किया था, पूर्वी बंगाल और और उसके बाद पश्चिम बंगाल के रूप में, और आसाम जो है प्रांत बनाया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन करने का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज के संगठन थी? तो वो पहला है कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग लाई जाने वाली निधि। दूसरा है कि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तीसरा है कि भारत से बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो इनमें जो सही कूट है वो कौन सा है? तो चौथा का जो सही कूट है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि पहला और दूसरा जो है सही कूट है। यानी कि पहला क्या है कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा है कि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन देने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली निधि जो है, ये दोनों इसका सबसे करेक्ट कूट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूव्यवस्था लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी की गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक का जो है सामान्यतः इसके कारक के रूप में देखा जा सकता है। कौन है? रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति अधिक सशक्त बनाना। दूसरा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। तीसरा है कि न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। या ये उपयुक्त सारे कथन सही है। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की
भूव्यवस्था प्रणाली लागू हुई थी, तो उसमें रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना था, और फिर न्यायिक पद्धति में अधिक कार्यकुशल। यानी ये जो सभी कथन हैं ऑप्शन नंबर डी के रूप में आंसर जाना जाएगा कि सभी में से कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त प्रारंभ करने के बारे में जाने जाते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस जाने जाते हैं, या अलेक्जेंडर रीड हैं, या फिर टॉमस मुनरो हैं? सही कूट कौन सा होगा? तो इसका जो सबसे सही कूट है कि जो मुख्य रूप से जाने जाते हैं रैयतवारी व्यवस्था के लिए वो अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा कि दूसरा और तीसरा जाने जाते हैं। सी आंसर जो है 6 नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने झांसी से जो है ये 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था झांसी से, तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? मंडूला में है, मांडला में, मांडू में, जबलपुर में, या ग्वालियर में? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 7वां नंबर प्रश्न का कि महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी के रूप में इसका जो है सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उसमें कहाँ के सिपाही सबसे अधिक भाग लिए थे? वह बंगाल के अवध से, या बिहार से, या फिर राजस्थान से? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 8वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि 1857 के विद्रोह में जो भाग लेने वाले सिपाहियों की जो सबसे अधिक संख्या है वो अवध से है, यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में। अवध जो है लखनऊ साइड के एरिया को अवध के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में जो एरिया है वो लखनऊ साइड का एरिया, तो वहाँ के जो सिपाहियों की संख्या थी वो सबसे अधिक थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया है? जनरल जॉन निकलसन है, जनरल नील्स है, मेजर जनरल हैवलॉक है, और सर हेनरी लॉरेंस है। तो इन चारों में से किन्होंने जो है लखनऊ में अपना जीवन खोया? ये सब 1857 की क्रांति के विद्रोह को कुचलने में जो है अपनी ज़िंदगी खोया है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वह जनरल नील्स है, जनरल नील है, मेजर जनरल हैवलॉक है, और सर हेनरी लॉरेंस है, यानी 2, 3 और 4 हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9वां नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि 2, 3 और 4 जो है इन्होंने अपना जीवन खोया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजा राम मोहन राय, तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? राम मोहन राय को राजा की उपाधि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिया था, या फिर अकबर द्वितीय ने दिया था, या ब्रह्मा समाज के अनुयायियों ने दिया था, या सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने दिया था? तो राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किए हैं, संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इनको उन्हीं के अनुयायियों ने जो है ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने इन्हें जो है वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 10वां नंबर क्वेश्चन के लिए भी सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। हम लोग को 11 नंबर प्रश्न में विचार करना है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकर ऑफ न्यू डिस्पेंसन, और फिर इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो केशव चंद्र सेन द्वारा प्रबंध उपयुक्त में से कितनी स्थापना है? यानी केशव चंद्र सेन ने इनमें से किसकी स्थापना की है? कलकत्ता यूनिटेरियन की, या फिर कमेटी टेबरनेकर ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन की, या फिर इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की? तो 11वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वह दूसरा और तीसरा है कि कमेटी टेबरनेकर ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन है और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है। ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है इसका सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट है 12वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जो कि गलत कथन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है। तो दूसरा कथन भी वही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई, सही है, जो कि कलकत्ता में हुआ 1886 ईस्वी में। और तीसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया, तो इसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। यह भी कथन सही है, अर्थात सी के रूप में आंसर होगा कि पहला कथन गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा कथन करेक्ट है। तो ये ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है?
तो प्रथम अधिवेशन मुंबई से शुरू हुआ, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा, तो इस प्रकार जो है इसका रोटेशन चलता रहा। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यक्ति के द्वारा जो है ये अध्यक्षता किया गया है। तो यहाँ जो है इसकी अध्यक्षता ये 27वां अधिवेशन कब हुआ है, तो 27वां अधिवेशन हुआ है 1912, और 12 से याद रखेंगे बांकीपुर, जो कि बिहार का पहला अधिवेशन भी था। यह ऑप्शन नंबर डी के रूप में सबसे करेक्ट आंसर जाना जाएगा। और इसके 10 साल के बाद 27वां के यानी 37वां अधिवेशन हुआ, 12 के बाद 1922 में हुआ, जो कि गया में हुआ था, और वह बिहार का दूसरा अधिवेशन था। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लंदन में होम रूल सोसाइटी को किसने संस्थापित किया था। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था, या बाल गंगाधर तिलक ने किया है, या महात्मा गांधी ने किया है, या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया है। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम इतिहास, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग मैराथन वीडियो लगातार पोस्ट करेंगे ताकि इससे आपको बेहतर फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई लाला हरदयाल के द्वारा, तो ये इसका जो है स्थान कौन सा है। यह मध्य अमेरिका में हुआ था, उत्तरी अमेरिका में हुआ था, पश्चिमी अमेरिका में हुआ था, या फिर दक्षिणी अमेरिका में हुआ था। तो 15वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि गदर पार्टी की जो स्थापना हुई है वह पश्चिम अमेरिका यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है 15वां नंबर क्वेश्चन सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। सोने का सिक्का है, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के हैं, लोहे का हल है, और नगर संस्कृति है। तो अगर हम लोग एक एक करके देखें इन चारों को सही कूट में क्या आएगा, तो सबसे पहले नगरीय सभ्यता विकसित हुई है, फिर लोहे का हल आया, फिर आहत मुद्राएं आई, और फिर लास्ट में जो है गुप्त काल में सोने का सिक्का जारी हुआ है। अर्थात जो है करेक्ट जो कूट बनेगा वो 4 3 2 1 का बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के रूप में 16वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी के बीच स्थित है। तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों के बीच जो घाटी स्थित है ये सभी हड़प्पा स्थल है, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, लोथल जो कि गुजरात में, मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में है, और बनवाली। तो ये सारे स्थल जो है ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। इसमें से कौन से स्थल जो है वह घग्गर नदी के तट पर स्थित है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी यानी बनवाली जो है वह घग्गर नदी के तट पर स्थित स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ये जो अगर प्रथम सभ्यता है जो लौकिक सभ्यता थी जिसमें धार्मिक तत्व उपस्थित तो था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, और भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, दोनों कथन सही है। अर्थात जो 18वां नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वर्ण व्यवस्था के संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो वर्ण व्यवस्था के संबंधित जो पुरुष सूक्त है वो किस में पाया जाता है, वो अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, या फिर मनुस्मृति में। तो ये वर्ण व्यवस्था जो है सबसे सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें वर्ण व्यवस्था को 4 वर्णों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये पुरुष सूक्त में मूलतः मिलता है, जो कि कौन से वेद में, ऋग्वेद में। अर्थात ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है इसका सही उत्तर जाना जाएगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 जो है वर्ण व्यवस्था में समाज बटा था, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। वह तक्षशिला से मिला है, अजंती खेड़ा से, कौशाम्बी से, या हस्तिनापुर से।
तो जिस स्थल से प्राचीनतम जो प्रमाण मिले हैं, धातु के प्रचलन के प्राचीनतम सबसे पुराने प्रमाण जो मिले हैं, वह ऑप्शन नंबर बी है कि अजंती खेड़ा से मिला है। अर्थात 20वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना को का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। मृग सहित चक्र के द्वारा जो है बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण जो गृह त्याग की घटना उससे किया गया है, या संबोधि का, या प्रथम उपदेश का, या फिर निर्वाण का। तो ये जो निर्वाण जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, तो ये जो सबसे करेक्ट आंसर है 21वां नंबर प्रश्न के लिए कि बुद्ध के जो जीवन की घटना है जिसको मृग सहित चक्र द्वारा ये किया गया है, तो ये प्रथम उपदेश को यानी महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को किया गया है, जो इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है। यह बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, या फिर इस्लाम धर्म है। इनमें से कौन सा धर्म जो है वो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है। तो मुख्य रूप से जो धर्म यहाँ उपस्थित है उसमें से जो विश्व विनाशकारी प्रलय में अपनी अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है वह है जैन धर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी बी ऑप्शन होगा, जैन धर्म ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित कौन सा महाजनपद है। अवंती है, वत्स है, अस्मक है, या फिर कंबोज है। इनमें से कौन सा महाजनपद जो है या गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। 23वां नंबर सवाल का जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन है, अस्मक है। एक भी प्रश्न जो है छूटना नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे स्क्रीन पर कि मगध के किस प्रारंभिक शासनकाल में राज्यारोहण के लिए उनके पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश उनके पुत्र उन्हें मार डाला। तो मगध साम्राज्य की जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, मगध साम्राज्य जो है 16 महाजनपदों में, जो अंगुत्तर निकाय में हमें बौद्ध धर्म की जो धार्मिक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय हैं उससे हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उसमें सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद रहा है वो मगध साम्राज्य रहा है। और मगध साम्राज्य में अलग अलग वंशों ने अलग अलग समय में शासन किया है, जिसमें सबसे पहला वंश जो मगध साम्राज्य में शासन किया है वो हर्यक वंश है, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया। उसके बाद बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु मगध साम्राज्य का हर्यक वंश का राजा बना, लेकिन उसके पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन भी उसकी हत्या कर दिया, अर्थात जो है अपने पिता की हत्या किया और स्वयं उसी कारण उसकी भी हत्या हुई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और फिर उदयन के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अशोक न बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था न छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है। या तीर्थ यात्रा है, या मोक्ष के मौज में विश्वास है, या देव नाम प्रिय की उपाधि है, या फिर पशु चिकित्सालय खोले इसकी बात है। तो अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका जो सबसे बेहतरीन साक्ष्य है, सबसे अच्छा परिणाम है कि उन्होंने अपने नाम के आगे देव नाम प्रियदर्शी लगाया, देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की, जिसे प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 25वां नंबर सवाल के लिए वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है। अशोक का जो रुमनदेही स्तंभ है वो किससे संबंधित है। वह बुद्ध के जन्म से है, या बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से है, या बुद्ध के प्रथम उपदेश से है, या बुद्ध के शरीर त्याग से है। कौन सा आंसर जो है सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा 26वां नंबर क्वेश्चन के लिए वो ऑप्शन नंबर ए है कि अशोक का जो रुमनदेही स्तंभालेख है वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों को बीच भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी बेहतर तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे स्क्रीन पर कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो ये जो यूनानी राजदूत हैं
सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज भारत आए, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। तो वो किनके दरबार में आए थे? अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर हेमू के। तो सही उत्तर के रूप में कौन जाना जाएगा? तो सबसे सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए किए, जिनके बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ कराए थे वो सारनाथ अभिलेख से मिलती है, या बेसनगर लेख से, या अयोध्या लेख से, या फिर हाथी गुम्बा लेख से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 28वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया, इसकी जानकारी हमें अयोध्या लेख से मिलती है, यानी सी आंसर सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो जो गांधी जी के संदर्भ में जो करेक्ट आंसर नहीं है, जो सही कूट नहीं है, वो ऑप्शन नंबर डी है। बाकी सभी कूट उनका सही है। वे अहिंसा पर आधारित व्यवस्था पर बल देते थे, वो कभी हिंसात्मक लड़ाई नहीं चाहते थे। केंद्रीकरण शोषण और समानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक समाज संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, यानी वह विकेंद्रीकरण चाहते थे। और भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जो है ये चरखा चलाया। और वो यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर, यूएसए के मसले में वो ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि एम.के. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी के अनुसार अस्पृश्यतों यानी जिन्हें अछूत कहा जाता है का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न कैसे किया जा सकता है? उनके लिए मंदिर में प्रवेश के द्वारा, या फिर उनको सहायता प्रदान करके, या फिर उनको सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, या उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो ये जो महात्मा गांधी का जो विचार था कि अस्पृश्यतों को यानी जो जिन्हें समाज में अछूत माना जाता है उनके लिए जो है उनको सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न करने के लिए उनके लिए कुटीर उद्योग की स्थापना करके उनके सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर है। 31वां नंबर प्रश्न है कि चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ है उससे पहले जो कृषि जांच, तो उसमें जो कृषि जांच समिति के सदस्य थे वह एम.जी. सलाई, डी.जे. रीड, अनुग्रह नारायण और महात्मा गांधी। तो जो सदस्य के रूप में कार्य नहीं किए हैं वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि अनुग्रह नारायण सिंह जो है उसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? पहला है कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। दूसरा है कि प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थगित बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 32वां नंबर सवाल के लिए जो सही कथन है वो केवल एक है। क्यों? क्योंकि जो अकाल की स्थिति पड़ी थी उसके बाद भी जो है प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन लगातार जो है भू राजस्व की मांग कर रहा था, तो इस वजह से जो है खेड़ा के किसानों के विरुद्ध जो है गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था। खेड़ा के किसानों के पक्ष में अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी ने जो है सत्याग्रह चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद जो घटनाएं घटी है वो रॉलेट एक्ट आया, उसके तहत जो है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया और उसके लिए जो है शांतिपूर्ण सभाएं चल रही थी जलियांवाला बाग में, जिसमें जनरल ओ डायर की सेना ने जो है उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी। और इसी के बाद जो है लोगों के अंदर एक ये हुआ और गांधी जी ने उसके विरुद्ध, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध उसके जस्ट बाद जो है असहयोग आंदोलन चलाया था, अर्थात नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रूर दमन के कारण, या भगत सिंह को फांसी दिए जाने के कारण, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, या चौरा चौरी घटना के बाद। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है इन्होंने अपनी ये नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है वो 1882 में हंटर कमीशन आया था शिक्षा के क्षेत्र के लिए, और यहाँ पे जो है यह काल कोठरी की घटना के बाद आया, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, या 1857 के विरोध के बाद,
या फिर बंगाल विभाजन के बाद। तो ये जो हंटर कमीशन का गठन हुआ था यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हुआ था और इन्होंने जो है क्लीन चिट दे दिया था ये महोदय जो है जनरल ओडायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने जो है जाकर के गोली मार कर हत्या कर दी थी? वो मदन लाल ढींगरा ने किया था या फिर MP आचार्य ने या विनायक दामोदर सावरकर ने या फिर उधम सिंह ने? तो इसका जो 36वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि 13 मार्च 1940 को जो माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दिया गया वो उधम सिंह के द्वारा, यानी डी आंसर जो है सबसे सही उत्तर है। इस प्रकार जो है इतिहास के महत्वपूर्ण जो 35 प्रश्न थे उसे हमने अभी देखे हैं एक एक करके। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।